हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट अकेडमी में आप सबका स्वागत है। फिजिक्स की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं गति चैप्टर की। इससे पहले हम सब ने फिजिक्स में गति पढ़ लिया, विराम पढ़ लिया क्या होता है, और गति के प्रकार पढ़ लिए कि कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं। ठीक, जिसमें हम पढ़े थे एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, दो विमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। वन विमीय मतलब एक सरल रेखा में जो भी गति होगी वो सब क्या होगी, एक विमीय गति। अगर कोई कार सड़क पे चढ़ रही है सीधी सड़क पे तो एक विमीय होगी, ट्रेन चल रही है सीधी सड़क पे तो कैसी होगी, एक विमीय गति। ठीक, और फिर दूसरा हम सब लोगों ने पढ़ा था टू डायमेंशनल मोशन। टू डी मोशन में क्या क्या पढ़ा था, अगर कोई भी प्लेन में तल या समतल में गति होगी तो उसको बोला जाएगा दो विमीय गति। जिसमें हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन होगा, इलिप्टिकल मोशन होगा, अपना वो हार्मोनिक मोशन होगा, है ना, और पढ़ा था अपने दोलन गति होगी, रोटेशनल मोशन होगा। ये सब किस में आएंगे, दो विमीय गति में। ठीक, फिर उसके बाद त्रिविमीय गति, मतलब स्पेस में जितनी भी गतियां होगी, मतलब इस खुले प्लेस में जो भी चीज उड़ रहा है, मूव कर रहा है, तो वो कैसी गति होगी, त्रिविमीय या 3D। आज हम पढ़ते हैं गति में नेक्स्ट दूरी क्या होता है, अपना डिस्टेंस, दूरी या फिर डिस्टेंस। देखो दूरी क्या होती है, ये इसको बोला जाए चली गई दूरी। आज हम पढ़ेंगे चली गई दूरी, या इसको कोई लोग दूरी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कवर्ड डिस्टेंस। आइए आज इसके बारे में पता करते हैं, चलिए कि दूरी या कवर्ड डिस्टेंस क्या होता है। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु मूव कर रही है, गति कर रही है, तो जिस एक्चुअल पाथ, वास्तविक रास्ते पर वो गति करता है, जिस पाथ पर वो गति करता है, उस पाथ की टोटल लंबाई को जोड़ दो, वही लंबाई क्या होगी, आपकी चली गई दूरी। क्या हुआ, किसी वस्तु द्वारा वास्तविक पथ पर चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ में आया, मतलब जिस पाथ पर वो चला है उस पाथ के पूरे बिंदुओं को जोड़ते चले जाओ, और बिंदुओं को जोड़ने के बाद जो लंबाई आएगी उसी लंबाई को बोला गया चली गई दूरी। तो डेफिनेशन हमने यहां से क्या देखा, वस्तु द्वारा वास्तविक चली गई वास्तविक पथ की लंबाई को, वास्तविक पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, वास्तविक पाथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसी को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो एक इंसान का एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई इंसान था, वो उसको कैसे चला गया, यहां से निकला पॉइंट ए से गया कहाँ, पी में। ठीक, तो इसके बीच दो दूरियां हैं, एक तो ये है। ठीक, देखो ये दूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो भी चला वो इस रास्ते से नहीं गया, किस रास्ते से गया, इस रास्ते से। किस रास्ते से गया है, इस रास्ते से। तो अपने को कौन सी लंबाई लेनी है, जिस रास्ते पर वो चला है। तो जिस रास्ते पर वो चला है मतलब इस रास्ते पे चला है, इस आर्क पर चला है, तो इस आर्क की जो भी टोटल लंबाई होगी उस लंबाई को बोला जाएगा दूरी। समझ में आया। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ से चला गया होता, इस रास्ते से गया होता, तो इस रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं, चली गई दूरी। तो समझ में आया। तो इस दूरी को चलने में कुछ समय भी लगेगा। ठीक, तो वो हम आगे देखेंगे उसको क्या बोलेंगे। तो दूरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दूरी क्या होती है। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा वास्तविक पथ पर, जिस पथ पर वो चला रहा है उसकी कुल लंबाई को जोड़ दो, वही क्या होगा, अपना दूरी होगा। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि दूरी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। आइए क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन लिखा, मान लो एक ऑब्जेक्ट चला, ठीक, ये कोई है, मान लो दिस इज पर्सन ए। अब ए पर्सन ने क्या किया, इस पॉइंट पी से चला। ठीक, पी से कहाँ गया, क्यू की ओर, फिर क्यू से कहाँ गया, आर की ओर,
समझ में आया। मान लो यहाँ चला 3 मीटर, फिर गया 4 मीटर, फिर उसके बाद यहाँ आया 2 मीटर, किस पे पहुँचा, एस पे। तो कहा गया इस पूरी यात्रा के दौरान, ये जो पूरी यात्रा की है, ट्रैवलिंग की है, इस पूरी ट्रैवलिंग में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कितना कवर किया हम देखते हैं अभी। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने भाई, पहले कहाँ गया, पी से क्यू, पहले गया पी से क्यू, फिर क्यू पे पहुँचने के बाद कहाँ गया, क्यू से आर, क्यू से कहाँ गया, आर, फिर आर से आने के बाद देखा कहाँ गया, फिर एस, आर से कहाँ गया, फिर एस पे देखा गया, एस से ये कहीं भी ही नहीं गया। तो मतलब एस पे इसने अपनी ट्रेवलिंग यात्रा क्या कर दी, खत्म कर दी। इन सबको जोड़ दो तो पी क्यू की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, क्यू आर की लंबाई कितनी है, 4 मीटर, और आर एस की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। तो 3 4 7 और 2 9, मतलब उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई, 9 मीटर। कितनी कवर की गई, 9 मीटर। तो इस तरह किसी भी वस्तु द्वारा जो चले गए कुल पथ की लंबाई है, उसी को क्या बोला गया, दूरी बोला गया। ठीक, आइए और क्वेश्चन करते हैं, इतने पे नहीं रुकेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगेन मान लो ये पर्सन ये था, ठीक। अब इसको कहा गया भाई मैं एक गोल चक्कर का मैदान है, उसमें क्या करो, दौड़ो। एक गोल चक्कर मैदान है, सर्कुलर पाथ है, इस पर क्या करो, आप मूव करना स्टार्ट करो। मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये इस सर्कुलर पाथ का क्या है, सेंटर मतलब केंद्र है। इस केंद्र से यहाँ की हर एक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये है 7 मीटर, कितना है, 7 मीटर। ठीक, इसको 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या करना है, गति करना है। ठीक, अब गति करना है तो अगर देखा जाए इस वृत्ताकार मार्ग की टोटल लंबाई कितनी होगी भी, इस टोटल लंबाई को बोला गया सरकमफ्रेंस। क्या बोला गया, सरकमफ्रेंस। तो ध्यान से देखना, मान लो इसको 7 नहीं, 8 मीटर है, 8 मीटर का है। ठीक, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सर्कल। टोटल लेंथ ऑफ सर्कल कितना आएगा भी, इसका सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस। इसी को बोलते हैं परिधि, या इसी को बोला जाता है परिमाप, पेरीमीटर। ठीक, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, वृत्त की कुल लंबाई, जो ये वृत्त है इसका कुल लंबाई कितना है। ठीक, तो इसको दिया जाता है आंसर 2 पाई आर से। किससे देते हैं, 2 पाई आर। मतलब अगर एक चक्कर लगा लिया तो उसने कितना मूव किया, इसकी लेंथ के ही टर्म में क्या किया है, कवर किया है। तो उस एक चक्कर की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर। इसका मीनिंग क्या हुआ, वैल्यू ऑफ 1 रिवोल्यूशन। वैल्यू ऑफ 1 रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर की माप कि उसने एक चक्कर में कितना चला है। समझ में आया। तो इस एक चक्कर में जितना चलेगा वही उसकी लंबाई। अगर 2 चक्कर चलेगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 चक्कर चलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 चक्कर चलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बताएगा, इसकी दूरी। क्या बताएगा, दूरी। तो दूरी के लिए क्या करते हैं, इसमें n का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कुल दूरी निकालनी है, कुल दूरी, टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दे n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर। वेर n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल मतलब चले गए कुल चक्कर, कितने चक्कर इसने क्या किया है, काटा है। n क्या है अपना, n क्या है, चक्करों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स या रिवोल्यूशन, जो भी आपको बोलना हो। ठीक, तो ये समझ में आया। अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु या कण जो भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, अगर वो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, ठीक, तो एक वृत्ताकार मार्ग की जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई आर। अगर उसी तरह इसने 3 चक्कर काटे, 4 चक्कर काटे, 10 चक्कर लगा लिए, 20 चक्कर लगा लिए, तो उसी से क्या कर दोगे हम, मल्टीप्लाई। तो मतलब ये फॉर्मूला निकालने का है कुल दूरी, मतलब जो दौड़ रहा है, रनर है, उसने कुल दूरी कितनी तय की। तो उसका फॉर्मूला क्या, n इंटू 2 पाई आर। आइए अब इसी के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला। मान लो ये टोटल लेंथ कितनी है, 7, वो रेडियस कितना है इसका, 7 मीटर। दिस इज द रेडियस। सेंटर और वृत्त के मार्ग के किसी भी बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को बोला जाता है त्रिज्या। समझ में आया। अब निकालते हैं, मान लो पॉइंट ए से चला, तो मैंने बोला एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो कितना होगा, 2 पाई आर।
2πr। ठीक, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 मीटर। दिस इज क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इस तरह बोले मान लो इसने 5 चक्कर काटे, कितने गए 5, तो 5 चक्करों में चली गई दूरी, 5 चक्करों में चली गई दूरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 साइकिल। 5 साइकिल्स में कितनी दूरी चला भाई, एक चक्कर में 44 चल रहा है तो 5 चक्कर में क्या करो, 5 इंटू 44, 4 5 20, 4 5 20, 220 मीटर। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो यहाँ से आपने दूरी निकालने का फॉर्मूला आपने कर लिया होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी दूरी कैसे निकाली जाएगी। ठीक, तो जिस पाथ पर चला उसी पाथ की आप पूरी डिस्टेंस को क्या करो, जोड़ दो। अगर पॉइंट वाइज दिया है तो उसको जहाँ से चला है उससे पहले पॉइंट को जोड़ो, फिर उससे यहाँ, फिर उससे यहाँ, फिर उससे यहाँ, जैसे जैसे गया है उस पाथ को जोड़ते चले जाओ, आपको दूरी मिलती चली जाएगी। समझ में आया। अब चलते हैं, अब इसी दूरी के अकॉर्डिंग इसकी कुछ गति में पता लगता है कि ये गति कैसे कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम दूरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। इसी के दूरी के टर्म में एक टर्म आता है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, एक समान गति, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो कोई पार्टिकल है मान लो मूव कर रहा है इस पाथ पर, मान लो दिस इज पॉइंट 0, 0 का मीनिंग O, ये A है, ये क्या है B, ये क्या है C, दिस पार्ट इज D, दिस पार्ट इज E। ठीक, A से जब भी यहाँ मान लो खड़ा था इंसान, ठीक, अब यहाँ से कहाँ जाएगा A, मान लो यहाँ से A जाने पर उसने कितनी दूरी तय की, मान लो यहाँ से यहाँ जाने 10 मीटर, फिर यहाँ से भी कितना 10 मीटर, यहाँ से भी कितना गया 10 मीटर, यहाँ से भी कितना गया 10, यहाँ से भी कितना गया 10 मीटर। ठीक, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में उसको लगा 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ भी जाने में कितना लगा 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, दिस इज टाइम, ये क्या है आपका डिस्टेंस। ठीक, यहाँ से यहाँ भी 5 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ भी 5 सेकेंड्स। ठीक, आपने क्या देखा भाई, यहाँ भी टाइम कितना है 5 सेकेंड, दूरी कितना गया 10 मीटर, 5 सेकेंड में कितना गया 10, 5 सेकेंड में कितना 10, 5 में 10, 5 में 10। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो भी कितना है इक्वल, मतलब समान समय में समान दूरी तय करना, इसी को बोलेगा एक समान गति। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट समान समय मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए इक्वल, मतलब अगर 1 बजे निकला है 1:05 पे इतने, फिर 1:10 पे इतना, फिर 1:15 पे इतना, 1:20 पे इतना, अगर आप टाइम इंटरवल देखोगे, दो टाइम इंटरवल के बीच जो टाइम होगा वो 5 मिनट का होगा। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी इक्वल है, जिस तरह यहाँ 5 सेकंड में 10 था, फिर अगले 5 सेकंड में भी कितना 10, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 10, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 10, तो इसको बोलेगा एक समान गति। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही क्या है एक समान गति। तो हमने क्या देखा, एक समान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे, तो उसी को क्या बोला गया एक समान गति, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसी को बोलेगा एक समान गति। इसका एग्जाम्पल ये रहा, समझ में आया। इक्वल टाइम इंटरवल कब आएगा, देखो एक समान गति कब बोला जाता है, जब इसकी स्पीड क्या रहे कांस्टेंट, स्पीड क्या रहे कांस्टेंट, मतलब थ्रू आउट द जर्नी, यात्रा के दौरान अगर आपकी स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा तो आपकी स्पीड को बोला जाता है एक समान गति। जिस तरह अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर
40 पे कर दिया, उसके बाद आपने ना कम किया ना ज़्यादा, तो जितने समय तक वो 40 की स्पीड में रहेगा उसको बोला जाएगा एक समान गति। अगर कहीं भी आपने ब्रेक लगा दिया, स्पीड कम कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, उस समय वो इक्वल टाइम इंटरवल तो रहेगा लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगी। तो इस टाइप के गति को बोला गया असमान गति। क्या बोला गया है? असमान गति। ठीक, तो नेक्स्ट आएगा असमान गति। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट आएगा असमान गति, इसको बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या हुआ? मान लो 5 सेकंड में ये गया 10 मीटर, 5 सेकंड में कितना गया 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में भी कितना गया 10 मीटर, आगे कोई दिक्कत हुई, आगे चला गया 8 मीटर, फिर गया, फिर अगेन कितना चला गया 12 मीटर, फिर चला गया 16 मीटर। देखो आप यहाँ क्या देखें कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, 5 सेकंड यहाँ भी, 5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ, लेकिन डिस्टेंस अब की बार जो कवर करा है भाई ओ से लेके बी तक तो ठीक था, एक समान गति थी, लेकिन उसके बाद अचानक गति क्या हो गई? कम। डिस्टेंस क्या किया? कम कवर किया, फिर उसका अचानक बढ़ी, फिर और बढ़ गई। यहाँ आपने क्या देखा कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की गति को बोलोगे असमान गति। मतलब जो समय अंतराल तो समान रहे लेकिन गति क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो। समझ में? मतलब डिस्टेंस असमान हो, तो इस टाइप की गति को बोला गया असमान गति। मतलब समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान दूरी, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें, उसको बोलेगा असमान गति। तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, इसको बोला गया असमान गति। तो यहाँ आपको गति के दो टाइप के बारे में पता लगे होगा, असमान गति क्या होती है, समान गति क्या होती है। ठीक, अगर कहीं भी समान गति लिखा है मतलब थ्रू आउट द जर्नी उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, असमान है मतलब क्या होगी, कभी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बीच में हो सकता है इक्वल भी रहे कुछ समय के लिए। ठीक, तो इस तरह आप जान जाओगे कहीं समान लिखा है या असमान लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होगा। समझ में आया? ठीक, अब इसी के साथ हम आगे देखते हैं कुछ अलग चीज को। फिर इसमें हम पढ़ते हैं वेग, वो विस्थापन क्या होता है, क्या देखेंगे अब आगे हम? विस्थापन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस से लिखा है मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से उसको हटा देना। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी चीज़ को उठाया दूसरी जगह रख दिया, और जो उनके बीच का जो गैप होगा उसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करने का ये तरीका है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो दो बिंदु क्या होंगे, जहाँ पहले था और जहाँ बाद में पूछा, कोई मतलब नहीं कहाँ से गया कैसे गया, कोई मतलब नहीं, कहाँ था और कहाँ गया, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जो दो पॉइंट्स होगा इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, छोटा से छोटा पाथ होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। आइए एग्जांपल से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल से देखते हैं, मान लो क्या कर रहा है भाई, एक इंसान यहाँ था, यहाँ से कहाँ गया? यहाँ। ए से कहाँ गया? बी की ओर।
किस पाथ से गया, इस पाथ से, जिस पाथ से गया उसको क्या बोला जाएगा, दूरी। तो ये तो क्या हुई अपनी दूरी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से यहाँ कैसे गया, इनिशियल पॉइंट कहाँ ये रहा, यहाँ से खड़े होके जहाँ गया वहाँ पर तीर लगाओ, तो तीर कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, एरो कैसे जाएगी, ऐसे। तो इसके बीच का जो ये गैप होगा उसी को बोला जाएगा विस्थापन। व्हाट इज दिस, दिस इज विस्थापन, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्लियर इन योर माइंड, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस लिखी है तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लिखा है इसका मीनिंग क्या होगा। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट निकलता है, देखो डिस्टेंस को पाथ से मतलब है कि आप कहाँ से गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कहाँ से गए, कैसे गए, क्या किया, कुछ नहीं। मतलब आप बताओ पहले कहाँ थे, अब बताओ बाद में कहाँ हो, वहाँ से खड़े होकर एक तीर लगाओ, खत्म। तो यहाँ से एक नोट क्या निकलता है भाई, जो आपका दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो पाथ डिपेंडेंट होती है। किस पे, पाथ डिपेंडेंट, मतलब वो रास्ते के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। लेकिन विस्थापन रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट के ऊपर। ठीक, तो ये एक नोट लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो कौन सा पाथ डिपेंडेंट होता है, कौन सा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो यहाँ से हम एक नोट डालते हैं, क्या डालेंगे, नोट। नोट में हम क्या लिखेंगे, पहला नोट क्या लिखेंगे भाई, डिस्टेंस होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है, मतलब दूरी पथ पर निर्भर करती है। दूरी क्या होती है, पथ पर निर्भर करती है, मतलब डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। सेकंड क्या नोट निकलेगा, विस्थापन जो है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, विस्थापन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या लिखोगे, विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं आप कहाँ से गए, कैसे गए, लेकिन डिस्टेंस जरूर पूछेगा आप कहाँ से गए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी क्लास हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से जितने भी क्वेश्चंस मिले आप लगा डालना, इसके आगे क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ओके, बाय।